नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की विस्तृत खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई से जुड़ी एक अहम खबर की। गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग RS60 की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही गैस बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। इस फैसले का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए घर का बजट संभालना और चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे समय में लोग खर्चों को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के तरीके में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब और अधिक कक्षाओं में NCERT की किताबों को लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी उन्हें मदद मिलेगी। यह कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौसम की बात करें तो वाराणसी और पूरे पूर्वांचल में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। ठंडी हवाओं की रफ्तार कम हो गई है और गर्मी की शुरुआत महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर के समय धूप से बचकर रहें और पर्याप्त पानी पीते रहें। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी एक संवेदनशील खबर की। गाजियाबाद में 4 महीने के मासूम बच्चे के अपहरण की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है और मामले की गहन जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। नगर निगम से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। गाजियाबाद में हाउस टैक्स में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें करीब 300% तक वृद्धि की बात कही जा रही है। इस प्रस्ताव को लेकर पार्षदों और आम जनता में भारी नाराजगी है। आगामी बैठक में इस मुद्दे पर तीखी बहस होने की संभावना है। अब बात करते हैं रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की। यूपी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। अब सभी उम्मीदवार अंतिम तैयारी में जुट गए हैं और परीक्षा को लेकर उत्साह का माहौल है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी प्रदेश में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार की योजनाओं के तहत करीब 900 महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता मिली है। इससे महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में सहायक साबित हो रही है। अगर हम राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश को $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को मजबूत बनाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वाराणसी से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां कुछ महिलाएं ई-रिक्शा चलाकर बच्चों तक भोजन पहुंचा रही हैं। यह महिलाएं न केवल अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे रही हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। पर्यावरण से जुड़ी एक दिलचस्प लेकिन विवादित खबर भी सामने आई है। वाराणसी में मियावाकी तकनीक से बनाए गए छोटे जंगल को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। जहां एक ओर इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी देखभाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। एक जिले में डबल लेन रेलवे अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है, जिससे करीब 5 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। धार्मिक और सांस्कृतिक खबरों की बात करें तो चैत्र नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बार नवरात्र का विशेष महत्व बताया जा रहा है, जिसे लेकर भक्तों में चर्चा का माहौल है। परिवहन के क्षेत्र में भी अच्छी खबर है। वाराणसी और नवी मुंबई के बीच नई फ्लाइट सेवा शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण विकास की दिशा में बुंदेलखंड क्षेत्र में 88 करोड़ की लागत से 46 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। यह कदम युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सरकार की योजनाओं जैसे कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना में भी तेजी लाई गई है। शिक्षा और छात्रों की राहत पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। हाल ही में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले 38 लाख विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की घोषणा की है। कक्षा 9 और 10 के पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए यह स्कॉलरशिप अब 3,000 रुपये कर दी गई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट इसी स्तर पर होते हैं। ऐसा करने से सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक मदद के द्वारा छात्रों को स्कूल से जोड़ा रखा जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रवृत्ति का भुगतान होली से पहले छात्रों के खातों में पहुंच जाए, ताकि किताबें और फीस के लिए समय पर वित्तीय सहायता की जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जापान दौरे पर बड़े उद्योग समूहों से मुलाकात की है। मित्सुई ग्रुप को ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूपी में निवेश का न्योता दिया गया। ऑटो सेक्टर में भी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और मिंडा समूह के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ऐसी उम्मीद है कि इससे प्रदेश में ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिंगापुर से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की चर्चा भी की जा रही है। यदि ये परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं, तो इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक्स हब में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मिर्जापुर में दुर्गांज गोपीगंज मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। 25 करोड़ की लागत वाली ये सड़क विंध्य क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए राहत प्रदान करेगी। वहीं जेवर में बन रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी रनवे लाइट और नेविगेशन सिस्टम का सफल परीक्षण हो चुका है। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट शुरू होते ही पश्चिमी यूपी में रोजगार और व्यापार की गति कई गुना बढ़ जाएगी। हमें गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए। इस परियोजना का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूर्व तक यात्रा समय को कम करेगा और माल ढुलाई को आसान बनाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में वाराणसी में मसान होली की परंपरा पर चर्चा हो रही है। मणिकर्णिका घाट पर होने वाली परंपराओं को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिस पर प्रशासन ने बातचीत शुरू की है। इसके अलावा काशी में एक विदेशी जोड़े ने गंगा के बीच नाव पर वैदिक रीति से विवाह कर सबका ध्यान खींचा है। राजनीतिक हलचल भी कम नहीं है। शंकराचार्य विवाद पर बयानबाजी तेज है। राजधानी लखनऊ में समर्थन और विरोध में पोस्टर लगे हैं। एक बीएसपी विधायक के घर आयकर विभाग की कार्रवाई ने भी सियासी माहौल गरमा दिया है। कानून व्यवस्था की बात करें तो अमरोहा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साइबर टीम ईमेल की जांच कर रही है। वहीं एक बैंक अधिकारी पर शादी का झांसा देकर ठगी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। शिक्षा जगत से बड़ी खबर आई भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ से, जहां इस बार प्लेसमेंट में एक छात्र को 60 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ग्रामीण विकास की बात करें तो बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना का ट्रायल सफल रहा है। अब महिलाओं को दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहकारी बैंकों से फसल ऋण पर ब्याज घटाकर 6% किया गया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। ई कृषि यंत्र पोर्टल को और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसान सब्सिडी की स्थिति मोबाइल से देख सकें। युवाओं के लिए 20 नए इंक्यूबेशन सेंटरों को मदद दी गई है। आईटीआई में एआई और रोबोटिक्स कोर्स शुरू करने की तैयारी है। एआई और साइबर सुरक्षा का मुफ्त प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई गई है ताकि युवा भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। शहरी विकास में मेरठ में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, रिंग रोड और फ्लाईओवर योजना पर काम शुरू हुआ है। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के तहत सैकड़ों सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। नगर निगमों में भी सोलर पैनल लगाने की योजना आगे बढ़ रही है। होली के मौके पर रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने और रोडवेज ने बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। वृद्धावस्था पेंशन की अगली किस्त भी त्योहार से पहले जारी करने की तैयारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी, शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी योजना, एमएसएमई के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र, मत्स्य संपदा पार्क, आधुनिक डेयरी प्लांट और नगर विस्तार योजनाएं, ये सभी कदम संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश में विकास की रफ्तार को बहुआयामी बनाने की कोशिश की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण की समीक्षा में दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य दोहराया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई हिस्सों में काम तेजी से चल रहा है। पूरा होने पर पश्चिम से पूर्व तक यात्रा समय घटेगा और व्यापारिक माल ढुलाई भी आसान हो जाएगी। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लक्ष्य के तहत सैकड़ों नई सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। अयोध्या प्रशासन का कहना है कि इससे बिजली खर्च घटेगा और रात में रोशनी बेहतर होगी। आगे सरकारी इमारतों पर भी सोलर पैनल लगाने की योजना है।
ग्रेटर नोएडा में विदेशी कंपनियों के लिए अलग इंडस्ट्रियल सिटी बसाने की तैयारी भी तेजी से चल रही है। सिंगापुर और जापान की कंपनियों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आसान नियम देने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और टेक सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और पश्चिमी यूपी का औद्योगिक महत्व काफी बढ़ जाएगा। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई की कार्यवाही से प्रदेश में भर्ती पारदर्शिता पर बहस तेज हो गए। सबसे पहले मैं बात करता हूं आज के खास पर्व और धार्मिक महत्व की। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि में तिथियों को लेकर थोड़ा मतभेद देखने को मिल रहा है। इसी कारण इस साल रामनवमी का पर्व 26 और 27 मार्च दोनों दिन मनाया जा रहा है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ उनका जन्म हुआ था। मैं आपको यह भी बता दूं कि आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। सुबह 6:18 बजे से ही कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है और पूरे दिन यह पूजन किया जा सकता है। इस खास अवसर पर मैं आप सभी को दुर्गाष्टमी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं बात करता हूं छुट्टियों और सरकारी फैसलों की। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 26 और 27 मार्च दोनों दिन रामनवमी का अवकाश घोषित किया है। इस कारण से कई सरकारी दफ्तरों में लगातार 4 दिन की छुट्टी देखने को मिल सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां शनिवार और रविवार भी अवकाश रहता है। इसके अलावा शेयर बाजार भी आज बंद रहेगा और कई शहरों में बैंक हॉलिडे भी रहेगा। अब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर ले चलता हूं।